नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। 1925 में जब यह संस्था एक छोटे से विचारक, संकल्प और शाखा प्रक्रिया के रूप में जन्मी, तब उसकी भाषा साधारण थी। अनुशासन, चरित्र विकास, देशभक्ति की भावना। उस प्रारंभिक दशा में संघ ने शाखाएं खोलकर युवाओं को संगठित करना शुरू किया। शाखाओं का स्वरूप सादा था: दंडवत व्यायाम, पाठ और राष्ट्रभाव में प्रशिक्षण। इस छोटे से प्रारंभ ने धीरे धीरे जड़ें जमा ली। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उसी अनुशासन और समय समर्पण की परंपरा चली और स्थानीय स्तरीय नेतृत्व उभरा। 1930 के दशक में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लहर में संघ का स्थान विवादास्पद बनना शुरू हुआ। कुछ ने संगठन को स्वराज्य विरोधी बताया, कुछ ने उसकी सामाजिक अनुशासनवादी भूमिका को सराहा। यह काल संगठन की वैचारिक पहचान और सार्वजनिक छवि के गठन का आधार बन गया। 1940 के दशक में वैश्विक युद्ध और घरेलू राजनीतिक उलझनों के समय संघ का व्यवहार और उसके नेताओं के फैसले इतिहास की चर्चाओं का फैसला बन गए। 1942 के क्विट इंडिया जैसे आंदोलनों के वक्त कुछ नेताओं के विचार और प्रशासन के साथ संवाद को आलोचना का विषय बनाया गया। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या और उसके बाद संघ पर लगा प्रतिबंध उस संगठन राष्ट्र रिश्ते का सबसे संवेदनशील मोड़ बना। उस प्रतिबंध आंदोलन और उसके बाद 1949 में संघ द्वारा संविधान और वैधानिक व्यवस्था के प्रति लिखित आश्वासन ने संगठन को एक नए तरह के सार्वजनिक दायरे में ला खड़ा किया। इसका अर्थ यह था कि संगठन को अपने आप को वैधानिक और संवैधानिक रूप से स्थापित करना होगा, और उसने वैसी ही पद्धति अपनाई। इस दौर ने संघ को यह सीख दी कि मात्र विचार से अधिक जरूरी है संगठनात्मक रूपांतरण और संस्थागत जिम्मेदारी। 1950 से 60 के दशक संघ के विस्तार और संस्थागत विकास के रहे। स्कूलों, छात्र संगठनों और स्वयंसेवी पहलों के जरिए उसने सामाजिक क्षेत्र में पैठ बनाई। एबीवीपी जैसे छात्र संगठन और बाद के अन्य श्रमिक मजदूर सांस्कृतिक संगठन संघ परिवार के रूप में सामने आए और संघ का नेटवर्क बड़ा हो गया। गांव और शहरों में शाखाओं की संख्या बढ़ी। स्थानीय नेतृत्वों ने ग्रासरूट नेटवर्क को मजबूत किया। यह वह अवधि थी जब संगठन ने स्वयं को सिर्फ विचारधारात्मक संस्था से बदलकर एक व्यवस्थित सामाजिक संगठन में रूपांतरित किया। सेवा, शिक्षा और सामाजिक कार्यक्रमों को भी उसने अपनाया और समाज के अनेक हिस्सों में उसकी पहुंच बनने लगी। 1970 में राजनीतिक उठापटक और राष्ट्रीय परिदृश्य के बड़े बदलाव के साथ संघ की भूमिका मिलीजुली रही। आपातकाल 1975 से 77 ने देश की संस्थागत संवेदनाओं को झकझोर दिया और उस माहौल में भी संघ के विचारों और कार्यों पर सार्वजनिक बहस बनी रही। 80-90 में संघ का प्रभाव और भी व्यापक हुआ, क्योंकि सांस्कृतिक राजनीतिक बहसें तेज हुई और राम जन्मभूमि अभियान जैसे आंदोलन एक बड़े राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बन गया। इस अवधि ने संघ समर्थित संगठनों को राजनीतिक प्रभावी नेतृत्व देने में मदद की। यह वह दशक था जब संघ परिवार के संस्थागत निर्माण का फलीभूत रूप दिखने लग गया और राजनीति तथा नागरिक समाज के बीच नए तरह के गठजोड़ विकसित हुए। 2000 के आरंभ और 2010 की मध्य अवधि तक संघ का नेटवर्क व्यापक रूप से मजबूत हुआ, न केवल शाखाओं और स्वयंसेवक जाल के रूप में, बल्कि शिक्षा, मीडिया, सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्थानीय प्रशासनिक स्तर पर उसके इन्फ्लुएंस ने पैठ बनाई। इसी दौर में संगठन का जनाधार और कैडर शक्ति राष्ट्रीय राजनीति के साथ और अधिक लिंक हुई। 2014 में नरेंद्र मोदी की केंद्र में सत्ता प्राप्ति संघ प्रेरित और संघ समन्वित राजनीतिक रणनीति का वह मोड़ माना गया, जिसने संघ परिवार के कैडर नेटवर्क और राजनीतिक लाभ को सीधे सार्वजनिक नीति और उच्चतम सत्ता से जोड़ दिया। इस मोड़ के बाद संघ की विचारधारा और उसकी पहुंच पर वह असर स्पष्ट दिखा, जो पिछले कई दशकों की निरंतर निर्माण प्रक्रिया का नतीजा था। साथ ही सत्ता के निकटता से जुड़े प्रश्न भी तेजी से उभरे। जिस तरह संगठन ने व्यापक स्वयंसेवक शक्ति और स्थानीय नेतृत्व तैयार किया, उसी तरह आलोचना ने यह प्रश्न उठाए कि क्या यह शक्ति निर्वाह और जवाबदेही के मानकों पर खरी उतर रही है। जमीन आवंटन, विकास परियोजनाओं के निर्णय, सार्वजनिक ठेकों और संस्थागत नियुक्तियों को लेकर उठे कई आरोपों में कुछ मामलों का केंद्र, राज्य तथा राज्य सरकारों से जुड़ाव दिखा। मीडिया और नागरिक समाज में ऐसे दावे उठे कि सत्ता के लाभ का कुछ हिस्सा व्यक्तिगत रुतबे और वैभव में व्यतीत हुआ। आलोचक कहते हैं कि यह सत्ता केंद्र के साथ जुड़े गिरोहों
और नेटवर्क का दुरुपयोग हो सकता है। दूसरी ओर समर्थक कहते हैं कि सेवा कार्य एवं समाज उन्नयन में संघ की भूमिका वास्तविक और उपयोगी रही है। आपदा प्रतिक्रिया और स्थानीय सेव के कई प्रमाण मौजूद हैं, जिनके कारण स्थानीय स्तर पर लोगों की सहानुभूति बनी रही। इस द्विधारी तस्वीर ने सार्वजनिक विमर्श को जटिल बनाया। एक किनारे सेवा और संगठनात्मक क्षमता का गौरव, दूसरे किनारे सवाल और जवाबदेही की मांग। वर्षों के साथ संघ ने आधुनिकता का भी रास्ता अपनाया। डिजिटल संदेश, युवा शिविरों में आधुनिक प्रशिक्षण, शिक्षा संस्था के मानकीकरण और आपदा प्रबंधन में प्रोफेशनल अप्रोच जैसे बदलाव इस संगठन में दिखे। शाखाओं का स्वरूप जहां एक ओर परंपरागत रह गया, वहीं संदेश पहुंचाने और युवाओं को जोड़ने के आधुनिक तरीके अपनाए गए। इस बदलाव ने संगठन को नई पीढ़ी के साथ जोड़ने में मदद की और उसकी पहुंच को सस्टेनेबल बनाया। 21वीं सदी की चुनौतियां, वैश्वीकरण, तकनीक और युवा आकांक्षाएं संघ को भी अनुकूल होने के लिए बाध्य कर रही थी और उसने यह अनुकूलन धीरे धीरे किया। संगठन के 100 साल का स्वभाव यह भी रहा कि वह अक्सर विवादों के केंद्र में रहा। 1948 का प्रतिबंध, 1990 के दंगे विवाद और 2000 के बाद उत्पन्न होने वाली आलोचनाएं, जिनमें मानवाधिकार और अल्पसंख्यक निहित सवाल शामिल रहे, इन विवादों पर नागरिक समाज, मीडिया और अदालतों की नजर रही। जहां कानूनी या आदर्शिक कमी पाई गई, वहां प्रक्रियागत आज्ञा और जांचें हुई। यह याद रखना जरूरी है कि आरोप और अभियोग अलग अलग घटनाओं में होते रहे हैं और हर आरोप का अलग अलग न्यायिक नतीजा रहा है। कुछ मामलों में तलाश जारी रही, कुछ में अदालतों ने क्लीन चिट दी और कुछ में संदेह जांच का क्रम चलता रहा। इस संदर्भ में संघ के ऊपर लगे सभी आरोपों को एक ही थैले में डालकर निर्णायक करार देना न केवल अनुचित होगा, बल्कि तथ्यपरक भी नहीं होगा। तथापि यह भी सच है कि लोकतंत्र में प्रश्न उठते रहना और पारदर्शिता की मांग बने रहना आवश्यक है। 100 साल में संघ ने व्यापक सामाजिक पूंजी का निर्माण किया। लाखों लाखों स्वयंसेवक, हजारों हजार शाखाएं और अनेक सहयोगी संस्थाएं जो स्थानीय से राष्ट्रीय तक काम करती हैं। इस गिनती में शामिल अनुमानित आंकड़े यह दिखाते हैं कि यदि शाखाओं की संख्या दशकों में बढ़ी है और सदस्यों की संख्या मिलियंस में पहुंची है, तो यह काम केवल संगठनात्मक मेहनत का फल है। प्रत्यक्ष सेवा कार्यों, रक्तदान शिविरों, शिक्षा प्रवर्तन, ग्राम सहायता और आपदा राहत के उदाहरण स्थानीय स्मृति में दर्ज है और इन्हें नकारा नहीं जा सकता। इसी वजह से संघ का सार्वजनिक चेहरा अनेक जगहों पर प्रशंसित भी रहा है। पर गौरतलब यह भी है कि संगठन की शक्ति का राजनीतिक उपयोग और सत्ता से निकटता पर लगातार सवाल उठना लोकतंत्र की जीवंत प्रक्रिया का हिस्सा है और इस पर जवाबदेही की मांग बनी रही है। यदि किसी को यह जानना हो कि संघ के बिना देश आज कैसा होता, तो इतिहास के जटिल परतों में यह प्रश्न कई संभावनाओं को जन्म देता है। एक परिदृश्य में सामाजिक, राष्ट्रीय विमर्श और राजनीतिक संरचना अन्य तरह से विकसित होती। संभव है कि कांग्रेस या क्षेत्रीय दलों का प्रभुत्व अधिक समय तक रहता या वाम क्षेत्रीय गठबंधनों की भूमिका बढ़ती। पर दूसरी सच्चाई यह है कि सामाजिक असमानताएं, स्थानीय राजनीति, आर्थिक विकास और वैश्विक प्रवृत्तियां ऐसे कारक हैं जो किसी एक संगठन की अनुपस्थिति से स्वतः समाप्त नहीं होते। इसलिए संघ का न होना एक बड़ा वैचारिक अंतर बनाता, पर भारत की आर्थिक और वैश्विक दिशा की बड़ी लकीरें शायद वैसे ही चलती, केवल राजनीतिक, सांस्कृतिक धुरी अलग होती। 100 साल की यह यात्रा एक द्वैधता लिए हुए है। एक ओर अनुशासन, सेवा और संगठन की शक्ति है, तो दूसरी ओर आलोचना, सवाल और जवाबदेही की मांग। अनुमानित सदस्य संख्या, शाखाओं की गिनती और प्रचारकों की संख्या यह बताती है कि यह संस्था किस माप की है, पर माप के साथ जवाबदेही भी मापी जानी चाहिए। नागरिक समाज, मीडिया और न्याय व्यवस्था का काम यही है कि उपलब्धि की प्रशंसा के साथ साथ सवाल उठाए और यह जरूरत पड़े तो न्यायिक मांगों से सत्यापन कराए। यही क्रम लोकतंत्र को स्वस्थ रखता है और यही वह संतुलन है जो 100 साल के गौरव को अर्थ देता है। सेवा को महत्व, सत्ता के प्रयोग पर सतर्कता, संगठन की शक्ति को पहचान और उसकी जिम्मेदारी की मांगे। कुल मिलाकर अगर प्रधानमंत्री मोदी ने इसको दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ करार दिया है, तो हमें लगता है कि संघ एनजीओ शब्द से कहीं ऊपर है। एक वैचारिक शक्ति, एक वैचारिक केंद्र और 100 साल की दो राह वाली हमेशा की स्थिति संघ के अपने अनुशासित, संगठित, लेकिन अब
100 साल बाद भटकते अपने संघ कार्यकर्ताओं को संभालने की जिम्मेदारी का एहसास ज़्यादा जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।